हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया की बात करते रहते हैं हम, आज भी करेंगे, लेकिन क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट चल रही है आस्ताना कज़ाकिस्तान में, और वहां पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग जी और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे और उन्होंने अपनी अपनी स्पीचेस की। बट हम बात क्यों करें जी इंडिया पाकिस्तान की? इसलिए करें कि वहां पे क्योंकि दोनों की पार्टिसिपेशन थी, रिप्रेजेंटेशन थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की और उन्होंने टेररिज्म की बात की और कहा कि इसको रोकना चाहिए, और जो गवर्नमेंट या कोई कंट्री अगर उसको सपोर्ट करता है तो ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली उनका इशारा जो था वो था अफगानिस्तान की तरफ, लेकिन क्योंकि वहां पे डॉक्टर जयशंकर साहब भी बैठे हुए थे और वो भी इंतजार में थे क्योंकि उन्होंने भी अपनी स्पीच करनी थी, तो उन्होंने फिर अपने तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ और साथ साथ में चाइना की तरफ कर दिया। हुआ क्या है, इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात अगर हम करते हैं, एक दूसरे को निशाने पे लेते हैं, लेकिन इसका हल भी क्या ढूंढेंगे, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान चाइना के हवाले से भी स्पेसिफिक अपनी स्पीच में बात की है। क्या हो सकता है? पाकिस्तान भी इस रीजन का एक पार्ट है, हिंदुस्तान भी है, चाइना भी है, और दोनों की बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी इकोनॉमीज है, बड़ा डिफेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। रशिया और चीन भी आपस में, उनके भी प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई है। तो क्या हो सकता है? क्या हम मतलब इन चीज़ों को, ठीक है, मैं ये तो नहीं कहा कि ये सीरियस बात नहीं है, सीरियस है तो बात इतने बड़े फोरम पे होती है, लेकिन इसका सलूशन कौन, कहाँ और कैसे ढूंढेगा? आज इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, एनालिस्ट हैं, आप सब लोग देखते रहते हैं और खुद भी इस वक्त रशिया में मौजूद है। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फगर भाई, पखैर रागलई आपके सभी दर्शकों को, और मखाम मुपखैर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपको भी माकाम पखैर, नमस्ते एंड वेलकम टू द शो। अच्छा डॉक्टर साहब, एससीओ एक बड़ा फोरम बनता जा रहा है, पहले भी होगा, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि वो शायद काफी मैं कहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मतलब उभरता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ऐसे फोरम पे मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बात नहीं कर सकता या इंडिया पाकिस्तान के हवाले से नहीं बात कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, कोई किसी के हवाले से भी बात कर सकता है, ऐसा इशू नहीं है। लेकिन टेररिज्म की बात होती है, अक्सर हम सुनते हैं। लास्ट ईयर जब इंडिया होस्ट कर रहा था इस सीओ को गोवा में, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे वहां पे भी ये बात हुई। आज आफ्टर 1 ईयर फिर दोबारा से बात हुई। लेकिन क्या कोई, आपको क्या लग रहा है कि बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने कंसर्न शो करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे कि इंडिया को, उन्होंने डायरेक्टली अफगानिस्तान को कहा कि यार आप रोके, हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, और इंडिया ने इशारा कर दिया पाकिस्तान को कि आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई, आपको क्या चीजें नजर आ रही? पहले तो स्पीचेस पे बात करें, फिर आगे जरा सोल्यूशन पे आपसे पूछते हैं। देखिए फकर भाई, मैं एक लॉयर हूं और प्रोफेसर हूं, तो मेरे देखने का तरीका ये है, तो मैं वैसे ही श्योर बोलूंगा। सर। पहली बात कि क्या टेररिज्म एक मिलिट्री प्रॉब्लम है? क्या टेररिज्म एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है? या टेररिज्म एक डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है? टेररिज्म क्यों हो रहा, ठीक है ना? और किस टेररिज्म की बात करें, क्योंकि दुनिया में जो यूज ऑफ वायलेंस है टू फर्दर वंस कॉज, यानी कि हिंसा करके और अपनी बात को मनवाना, जो है उसके कई तरीके से मैनिफेस्टेशन होते हैं। मगर जिस टेररिज्म को शहबाज शरीफ साहब एज अ वजीर आजम जो मेंशन कर रहे थे, क्या वही टेररिज्म इंडिया इन द फॉर्म ऑफ एस जयशंकर साहब कह रहा था? अब आप देखिए, एससीओ समिट अस्ताना में हो रही है, उधर दोहा में हो रही है, यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड आपका समिट विद क्या नाम दोहा है? समिट अफगानिस्तान के हवाले से। जी, अफगानिस्तान के तालिबान कह लें बेसिकली, ठीक है, जी श्योर, अफगानिस्तान प्लीज, के हवाले से कह लें। जरूर। वहां पे तालिबान जो कह रहा है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अपना सपोर्ट शो करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें हमारे सारे बात से एग्री करती है, उन्होंने जो भी क्रिकेट मैच भी हुआ उस पर भी इंडिया को आगे जाकर के पूरा का पूरा क्रेडिट दिया, क्यों दे रहे हो? तालिबान बनाया किसने? पाकिस्तान ने, विद द हेल्प ऑफ अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया, राइट। ठीक है। अब सारा इल्जाम तो फोड़ दिया जाता है कि अमेरिकन ने बनवाया, हमारे गले पड़ गए, ये पड़ गए, वो पड़ गए, लेकिन आज आप जिस तालिबान को बनाए,
जो जिसकी वजह से अफगानी नफरत करते हैं कि आपने उनके जिंदगियों में जहर घोल दिया बिकॉज ऑफ दिस, जो आपका एटीट्यूड था पाकिस्तान का। तो आज वो तालिबान आप कह रहे हो वो आतंकवाद है, यानी वही तालिबान जब लड़ रहा था रशिया से तो वो मुजाहिद थे और वो कॉज ऑफ रिलीजन लेके चल रहे थे, और वही चीज जब वो आपसे लड़ रहे तो अब आप उसको टेररिज्म कह रहे हो। ये डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं क्लियर होगी, जब तक ये डबल फेस नहीं खत्म होगा कि हम वॉर ऑन टेरर लड़ेंगे, चलो आतंकवाद से मिलकर लड़ते हैं, भाई नहीं लड़ सकते फखर भाई। उसका रीजन ये है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो गलत या सही में हम नहीं जा रहे, मगर उसका जो देखने का तरीका है, जो दृष्टिकोण है, वो उसको आतंकवाद नहीं मानता है। जैसे जब पाकिस्तान के पास आया तो पाकिस्तान चले गए मुल्ला उमर के पास, उन्होंने कहा देखो तुम्हें अमेरिका की साथ देने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम वो कॉज करो, क्योंकि उनको वो ठीक लगा। उधर अमेरिका से कह दिया कि हम आपसे जो है आपके लिए वॉर ऑन टेरर में आपके अलाई और आपके साथ हम मिलकर के लड़ेंगे। क्या ये तरीका सही था? और ये अगर तरीका सही नहीं था तो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों पाकिस्तान ने ये डबल स्टैंडर्ड अपनाया, क्यों? उसका रीजन ये है कि वो जिस एक्शन को अमेरिका टेररिज्म कह रहा था वो उसको टेररिज्म मानने को तैयार नहीं है। ये डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है। जब तक नहीं मिलके बैठेंगे कि आप किसी भी, और इसका एक ही तरीका है जो एस जयशंकर साहब ने कहा कि एक बार बहुत पहले हमारी आपके ही चैनल पे बात हो रही थी, तो किसी ने कहा था कि क्यों नहीं हम आतंकवाद से साथ मिल बैठ के लड़ सकते हैं। उसका एक ही तरीका है। पहला तरीका कि सामाजिक है, सोशल। आपको सोशल फ्रंट पे बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा उस रास्ते पे जिस पे यूरोप गया है। दूसरा तरीका है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ वायलेंस इन ऑल फॉर्म्स। ये बेकार का ये 3476 साल पुराना फॉर्मूला कि भाई आपका आतंकवाद मेरे लिए फ्रीडम फाइट है, मेरा फ्रीडम फाइट आपके लिए आतंकवाद है, ये घिसा पिटा राग पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा। उनको ये कहना पड़ेगा कि देयर इज नो कॉज फॉर विच वायलेंस कैन बी ए जस्टिफाइबल मींस, अगर वो यूएन चार्टर को गुड फेथ में मानते हैं तो। क्योंकि यूएन चार्टर तो सबके पास मुसीबत ये है ना कि जिस वक्त मुजाहिदीन बनाए गए थे अफगानिस्तान में, तो अमेरिका भी उनको शाबाशी देता था, सऊदी अरेबिया भी उनको शाबाशी देता था, पाकिस्तान उनके लिए प्रॉक्सी खेल रहा था। यही मैं कहूंगा, पाकिस्तान उनके किराए का वो एक क्या मैं कहूँ उसके लिए क्या वर्ड यूज करूँ कि फौजी बना हुआ था या सिपाही बना हुआ था या जो भी कहें आप उसको, वो बना हुआ था। ये तो दुनिया के सामने है। तो क्या हम इस हकीकतों को मतलब कभी उसको सामने लेके आते हैं? कोई भी मुल्क, पाकिस्तान, चीन, इंडिया, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, रशिया, हम सब तो अपनी अपनी प्रॉक्सीज खेलते हैं ना। अगर मुझे फायदा है कहीं पे यूक्रेन के खिलाफ तो वो मेरे लिए ठीक है, दूसरे के लिए गलत है। अब अगर मैं यूक्रेन का साथ नहीं रशिया का साथ दे रहा हूं तो फिर उसे यूरोप और अमेरिका कहते हैं नहीं नहीं यार देखा आप जुल्म का साथ दे। सर ये कौन डिसाइड करेगा? मुझे ये समझ नहीं आ रही। हमारा मसला मेरे ख्याल इस जगह पे फंसा होता है ज्यादातर। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम डॉक्ट्रिनल है। अब देखिए रशिया चाहता क्या था कि यूक्रेन जो है नेटो के साथ ना जाए। रशिया के पास भी तरीके थे कि वो नेटो में जाकर के नॉन स्टेट एक्टर्स को भेज करके और यूक्रेन में इधर बम विस्फोट उधर बम विस्फोट उनका जीना मुश्किल कर देते। रशिया ने वो नहीं किया। ठीक है ना? आज मैं मॉस्को में बैठा हुआ हूं और रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। इतना इनसिक्योर अगर होता मॉस्को तो मैं यहां आने की हिम्मत तो नहीं बेशक सही कह रहे हैं आप। ये ऑप्शन तो अब आप दूसरी देखिए, कुछ चीजें को समझना पड़ेगा फकर भाई एज एन ऑब्जेक्टिव थिंकर। श्योर। भारत ये अभी आपको याद होगा मॉस्को में 4-5 लोगों ने आए और उन्होंने एक कॉन्सर्ट में कुछ लोगों हमला किया। बिल्कुल 5 लोगों ने हमला किया। एक सेकंड, वो 5 ताजिकिस्तान थे। ठीक है फकर भाई। अब तजाकिस्तान ने क्या किया इसके बाद? तजाकिस्तान ने ये किया, सबसे पहले कहा कि ये जो तुम बुर्का पहनते हो ये फॉरेन है। बुरके को बुरा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं बुर्का पहनो अच्छी चीज है, मगर ये समझो कि ये फॉरेन है, ये तुम्हारा अपना नहीं है, तुम्हारा अपना कुछ और है। उन्होंने कहा बच्चे ईद उल फितर और ईद उल उसमें सेलिब्रेशंस में नहीं जाएंगे, बड़े भले वो कर ले, क्योंकि बच्चे अगर शुरू में इतना हिंसा देख लेते हैं तो वो फिर एक उनके माइंडसेट पे होता है। वो ये कर रहे हैं तजाकिस्तान में। हमारे यहाँ आप क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पे इंडिया में भी है, वो कहेंगे कि नहीं वो उसकी गलती है, फलाना ने उसका ये इंटरप्रिटेशन निकाल दिया, फलाना ने वो। भाई बात ये है कि बैठ के डॉक्ट्रिनल समझो, आप रिलीजन को पर्सनल मैटर बना दीजिए, बाकी का मैटर छोड़ दीजिए लोगों के ऊपर। वो पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी कह लीजिए, ऑटोक्रेसी कह लीजिए, राजशाही लानी है राजशाही ला दीजिए, जो लाना है ला दीजिए, जरगा लोया लाना है जो लाना है ला दीजिए, मगर रिलीजन को उससे अलग आपको करना पड़ेगा, वरना नहीं तो। अब मैंने कहा ना, जैसे एक लड़ाई तो लड़ रहा है रशिया यूक्रेन में, वो भी हिंसा है।
और एक लड़ाई अब पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, अब वो पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान हम पे आतंकवाद कर रहा है। मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि जब तक बंदूक की नली उस तरफ थी, रशिया पे थी, तो वो मर्दे मुजाहिद थे। जब बंदूक की नली अपने ऊपर हो गई, ऑब्जेक्टिव रीजन वही रहा कि भाई कॉज ऑफ इस्लाम के लिए हम लड़ रहे हैं, भाई इसको एडिट कर दी, कॉज ऑफ एक कॉमन चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। तो आपने कह रहे कि नहीं, अब ये आतंकवाद हो गया। तो अगर आपको जो चीज अफगान के लिए पसंद है, अगर आप अब भाई इमरान खान साहब ताल ठोक के चीख चीख के सारी दुनिया में कहे तालिबान के साथ संबंध बहाल करो, संबंध बहाल करो, उनको पैसा दो, उनका वो खोलो, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? तालिबान टीटीपी उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का एक फॉर्म है जो कहता है चूंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अलग है, इसलिए टीटीए टीटीपी नहीं बन सकता, टीटीपी अलग होगा, क्योंकि वो दो कंट्री मानने को तैयार है। इसमें भी बड़ा तजाद है कि तालिबान के दो अलग अलग कंट्री रहेंगे, जबकि जिस आइडियोलॉजी पे वो करना चाहते हैं उसमें कंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टेक्निकली तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी होना चाहिए था। बट एनीवेज, प्रॉब्लम हम ये कह रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान हिंसा के इस मैनिफेस्टेशन को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, डॉक्ट्रिनली नहीं करेगा, समझेगा नहीं कि ये सारी हिंसा, अगर आपको कंफ्यूज करना है कि भाई मॉइस का भी हिंसा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में भी लड़ाई हो रही है, उसके बाद कोई चोर होगा अभी रास्ते पे किसी को चाकू मार के, वो भी एक हिंसा ही है, ऑल वायलेंस आर वन एंड अ सेम थिंग, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। वरना मैं शहबाज शरीफ साहब से हाथ जोड़ के विनम्रता से पूछूंगा, वो एक वजीर आजम है, कि आप ये बताइए, आप टीटीपी को किस आधार पर आतंकवाद कह रहे हैं, किस आधार पे उनको आप कह रहे हो कि ये टेररिज्म फैलाते हैं, जब तक वहां पर ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी गनी साहब की, और भी जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, आप कहते थे ये सारे अटैक इंडिया करवाता है क्योंकि इनके 76,000 सिफारत खाने खुले हुए हैं और वो सारे सिफारत खानों में टेररिज्म को पाला पोसा जाता है, ये सब इंडिया के करने पे कहे जाते हैं। आज तो वहां कोई नहीं है। पॉइंट ये कि कब तक हम डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम को लॉ एंड ऑर्डर से, कब तक आप लोगों के ऊपर कभी रद्दुल फसाद, कभी जरबे अजब, कभी ये अपने लोगों से आप नहीं लड़ सकते बंदूकों से, ये आपके लोग हैं, ये आपके अपने लोग हैं, एक भाई दूसरे भाई पे गोली चला रहा होगा, ये बात समझनी पड़ेगी उसको। अब आइए इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं, ये रही पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से बात। मैं पाकिस्तान को मेरा बस यही सब होगा कि कोई एक स्कॉलर बैठाइए, पढ़ा लिखा इंसान बैठाइए जो सच बोले, जो काम यूरोप के कुछ स्कॉलर्स ने किया वो आप काम कीजिए, सारा मेडिसिन मौजूद है, आपको बस खाना है, उसको मानना है कि हाँ एक बीमारी हमको लगी है, उसका ये इलाज है। इंडिया ने जो इंडिया का कंसर्न है वो चाइना सपोर्ट करता है इस तरीके की एक्टिविटी को क्लैंडस्टाइनली, और चाइना ये भी चाहता है कि हम उनके साथ अच्छा रिश्ता रखें। प्रधानमंत्री मोदी सोच कर नहीं गए एससीओ, क्योंकि एससीओ अस्ताना में हो रहा है, विच इज इन कजाकिस्तान, और 8 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, रशिया आ रहे हैं। बिल्कुल, इट डजंट एक्सप्लेन कि आप क्यों नहीं 1-to-1, इसके लिए आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पे तो पुतिन साहब भी होते, पुतिन साहब से भी बायलैटरल हो जाता, और शी जिनपिंग साहब से भी बायलैटरल हो जाता, वहां ज्यादा एक मतलब जो समझ लीजिए डिप्लोमेटिक टॉक्स की पॉसिबिलिटी होती, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ने उसको डिच कर दिया, क्योंकि एससीओ जो है वो एक चाइना का इनिशिएटिव है, ठीक है, बिल्कुल, शंघाई कॉर्पोरेशन वो चाइना का है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट 80% ऑफ द यूरेशियन पॉपुलेशन, काफी बड़ा लैंड मास है, और 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कोई छोटी चीज नहीं है, 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट्स अ बिग फोरम। अमेरिका का ये कंसर्न हो गया कि एससीओ अब धीरे धीरे इकोनॉमिक फोरम ना होकर के जियोपॉलिटिकल फोरम होता जा रहा है, ठीक है। तो कई लोग कह रहे हैं कि शायद मोदी जी ने अमेरिका को इसलिए एससीओ में गए, मैं ऐसा नहीं मानता। इट वाज अ स्नब टू चाइना कि भाई ऐसा है कि ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं रहेगा, या तो बॉर्डर इशू को संभालो, खत्म करो, उसको रिजॉल्व करो, या आप अगर यही तरीका करना चाहते हो तो हम अब आपके साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को डाउनग्रेड करेंगे। क्योंकि जब जिस समिट में सारे हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हों, वहां हेड ऑफ द स्टेट नहीं जाए, ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो मोदी जी के द्वारा। तो मुझे ये लगता है फकर भाई कि इंडिया वांटेड टू से टू चाइना कि इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस गेम, कि आप हमारे। डॉक्टर साहब, काउंटर पार्ट से मीटिंग तो हुई है डॉक्टर जयशंकर साहब की, तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है
वो शी जिनपिंग से बात नहीं कर सकते, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट से बात करेगा कोई उनके लेवल के आपस के लोग हैं। दोनों अगर देखें तो बड़ी जनता को लीड करते हैं शी जिनपिंग। चलो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, मैं उसका उस कंपैरिजन में नहीं जाता, लेकिन इकोनॉमिक और बाकी चीजें काफी सारी ऐसी है। एलएसी का इशू है, लेकिन एलएसी के इशू के ऊपर क्या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मतलब इस तरह की जगहों पे जाना, जिस तरह आपने कहा कि काफी सारे हेड ऑफ द स्टेट आए हुए थे, तो वहां पे ना जाना कोई मतलब डू यू एग्री उनकी उस बात से कि वो सही किया उन्होंने? नहीं तो बेशक क्या शी बात जिनपिंग साहब से उन्होंने क्या बात करनी या नहीं करनी तो एक अलग इशू है, या जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो तो पाकिस्तान के साथ भी इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान के इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ भी है, रशिया के साथ चले थोड़े से बेहतर हो गए, और चीन इंडिया के दरमियान भी। ये तो एक है सिचुएशन, ये तो मतलब लगी रहती है। देखिए डिप्लोमेटिक नॉर्म है ना कि जब टू हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग कॉमन टू टॉक, कि भाई कुछ कंक्रीट निकल के आएगा, सिर्फ फोटो ऑप तो नहीं बना सकते आपको कि मिल गया। क्या बात कर रहा हूँ भाई, मोदी जी बधाई हो, आप जीत गए। चाइना ने पूरी कोशिश की कि मोदी जी हार जाए, लेकिन फिर भी मोदी जी आ तो गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एक डिप्लोमेटिक प्रिपरेशन था वो नहीं था। लेकिन अगर आप ट्वीट देखें जयशंकर साहब का, तो जयशंकर साहब ने ट्वीट में ये लिखा है कि वी हैड अ वेरी गुड मीटिंग विद द सीसीपी मेंबर एंड फॉरेन मिनिस्टर वांग यी एंड वी हैव एग्रीड टू रिजॉल्व आवर बॉर्डर डिस्प्यूट। तो मे बी इंडिया की कंडीशन ये है कि जैसे रशिया के हेड पाकिस्तान नहीं आते जब भी, ठीक है ना, क्यों नहीं आते? क्योंकि कहते हैं भाई कुछ कंक्रीट तो दीजिए आप हमें, हम आएंगे आपके यहाँ पे, लेकिन कुछ लाजिमी बात है, जरूरी होता है कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो उसके पीछे फिर हेड ऑफ द स्टेट जाते हैं ना, ऐसे थोड़ी है। अच्छा, दूसरी बात आपने एक बड़ी सी बात कही कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। देखिए, जब मैं ये कहता हूँ ना, जब एक स्टेट है अगर, तो उसके अंदर का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, उसके बाद आप रिलीजियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आई डोंट केयर, स्टेट है तो स्टेट है। उस स्टेट के लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई आपको कैसा गवर्नमेंट चाहिए, कैसा नहीं चाहिए। हमारी जिम्मेदारी नहीं है उनको जाके पढ़ाना कि भैया डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी चीज है और तुम जिससे थियोक्रेसी से रह रहे हो वो बुरी चीज है। ये काम हमारा नहीं है, उनको पसंद है, वो उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर वो कोई हेड ऑफ स्टेट है तो हमारे लिए उतना ही वो वैल्यूएबल है जितना वैल्यूएबल जो बाइडेन साहब हो सकते हैं या शी जिनपिंग साहब हो सकते हैं। ही इज द हेड ऑफ स्टेट, उनका अपना मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म से वो हेड ऑफ स्टेट बन के आते हैं। जो हमारे लिए मोहम्मद बिन सलमान साहब उतने ही सम्मानित होंगे जितने जो बिन साहब होंगे, क्योंकि वो भी अपने तरीके से राजा बने हैं, जो उनका तरीका है। हम कौन बताने वाले होते हैं कि भैया इलेक्शन से होकर के ही जब तुम हेड ऑफ स्टेट बनोगे, भले वो इलेक्शन में धांधली हो तो भी वो डेमोक्रेसी का जो हेड ऑफ स्टेट है वो ज्यादा अच्छा है, जो बिना धांधली के मतलब जिसे कहिए खुलेआम चोरी करके आया। अगर आप इलेक्शन में धांधली कर रहे हो तो चोरी तो कर रहे हो ना, ठीक है। तो आप खाली डेमोक्रेसी के नाम पे सब चीज, मतलब ये तो हमारे यहाँ जैसे लोग बीजेपी को कहते हैं कि कोई भी करप्ट नेता बीजेपी में चला जाए तुरंत ईमानदार हो जाता है भाई वो हमारे यहाँ ये पीटीआई में हुआ करता था। कहते हैं अपनी लॉटरी लगाई हुई है वो। हाँ, अब जो पीटीआई से चला जाता है तो ठीक हो जाता है फौरन। हमारे यहाँ वो बीजेपी हो गया ना, क्योंकि उनकी हुकूमत नहीं है इसलिए। तो इसी थ्योरी को अगर हम थोड़ा अप्लाई कर दें कि डेमोक्रेसी ऐसा वॉशिंग मशीन है कि आप लगा दो किसी देश में तो वही लीडर जो है वो बड़ा खराब होगा, लेकिन डेमोक्रेसी से आ रहा है तो वो बड़ा दूध का धुला और ये और वो, मैं ये सब नहीं मानता, ठीक है ना। सो डेमोक्रेसी से आइए, चाहे जैसे आइए, आप अपने हेड ऑफ स्टेट है। जैसे वो थे इराक के, क्या नाम है यार, सदाम, ही वाज लीडर। अब आप उसको ना माने, नहीं डेमोक्रेसी नहीं है, टू हेल विद डेमोक्रेसी, वो अपने लोगों के लिए थे, उनके लोग और उनके बीच का मसला। मुअम्मर कदाफी थे। हाँ, मुअम्मर कदाफी भाई, उनकी जो ग्रीन बुक थी जिससे वो रूल करते थे, उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया भाई। द मैन सिंपली चेंज द लैंडस्केप ऑफ लीबिया। 1950 में जब वो उसको फ्रीडम मिला और उसके बाद का लीबिया जो उन्होंने बनाया, वो बहुत अंतर था उसमें। ही चेंज्ड इट। उन्होंने लीबिया को एक जो अपना उनका जो एक अरबिक इस्लामिक कल्चर है उसमें उन्होंने लीबिया को एक वेलफेयर स्टेट बना के दिखा दिया था। आपको नहीं प्रॉब्लम है लीबिया की जो पॉलिसीज है, ये आपका अपना समस्या है, लीबिया के लोगों की समस्या नहीं है। एनीवे, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि देखिए, ये जो हेड ऑफ द स्टेट से मीटिंग में मोदी जी ने एक मैसेज दिया है चाइना को कि बस इनफ, अब आप जो है ना, बिकॉज मोदी जी ने कहा कि ये 5 साल हम बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, और जो अगर 2-3 बड़े, देखिए कल उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे कहा कि कोई भी अगर ये सोच रहा है कि वो करप्शन करेगा और बच जाएगा तो ऐसा होगा नहीं। मैंने अपने जो ये हैं, क्या नाम है, एजेंसीज हैं, उनको फ्री हैंड दे रखा है। सो वो इन्होंने माना है मेरे ख्याल से, जो बड़ी बड़े एक्शन की वो बात कर रहे हैं। मेरे ऐसा एक गेस है फकर भाई
इसकी मैं कोई ऑथेंटिक बात नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरी गेस है कि उन्होंने ये बात भी डिसाइड किया कि उनके कार्यकाल में चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व होना चाहिए। दो बड़े मैसेज दिए गए हैं चाइना को। देयर इज अ सॉफ्ट रिवर्सल ऑफ वन चाइना पॉलिसी इंडिया के साइड से। जब यूएस कांग्रेसमैन आई, जिसमें नैन्सी पेलोसी और जो लोग भी आए, जिन्होंने ये लॉ लाया है यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में कि तिब्बत के इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर आप कह रहे हो तिब्बत एक इशू है, तो आप चाइना और तिब्बत को दो अलग अलग कंट्री मांग रहे हो। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, और इस लॉ को लाने वाले सारे जो कांग्रेसमैन थे वो इंडिया आए और जाके दलाई लामा से मिले, और मोदी जी ने उन सभी के साथ फोटो खिंचाया। दिस इज अ सॉफ्ट रिवर्सल ऑफ द इंडियाज पॉलिसी दैट वी एक्सेप्ट वन चाइना। उन्होंने कहा अब आप नहीं मानोगे तो हम भी वन चाइना पॉलिसी पे अपना वो जो है स्टांस चेंज करेंगे। दूसरा मैसेज उन्होंने ये दे दिया कि हम आपकी लीडरशिप में बनाए गए किसी भी उसमें हाईएस्ट लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे जब तक आपका ये जो सलामी स्लाइस का टेरिटरी काटने का जो तरीका है, या धमकी देकर के जो टेरिटरी को हड़पने का तरीका है, वो आप मानोगे। The business as usual between India and China will not continue till you resolve the LAC। ये मैसेज चला गया। ओके, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई और उन्होंने नेटो का भी जिक्र किया है, और इसके साथ साथ ये किया कि वेस्टर्न जो ब्लॉक है वो हमें सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इस पे शॉर्ट कमेंट एंड प्लस पाकिस्तान इंडिया के कि ठीक है, टेररिज्म एक बड़ा मतलब एक लार्ज स्केल पे इस पे बात हुई, अमेरिका ने भी इसके ऊपर बात की, वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी बात की। पाकिस्तान अपने तौर पे आपने बड़े डिटेल से बता दी कि पाकिस्तान अपने एंगल से बात कर रहा है, इंडिया अपने तरीके से बात कर रहा है कि उसको यार हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हम बात करेंगे, कहीं नहीं मौका छोड़ेंगे। तो इसका कोई सोल्यूशन, दोनों पे शॉर्ट कमेंट आपका। देखिए, जो पहले टेररिज्म की बात कर ले, इसका एक ही सोल्यूशन है फकर भाई, क्योंकि थ्योरेटिकली इसके इतने ज्यादा इंटरप्रिटेशन के चांसेस निकलेंगे ना कि अगर आप कहेंगे ये वाला सही है वो सही है, तो फिर कोई भी हिंसा होती रहेगी। इसका एक सोल्यूशन है। यूएन चार्टर ने जो बात की, मैं बार बार कहता हूँ, यूएन चार्टर बेसिकली एक यूरोपियन चार्टर था, ठीक है ना। यूरोप की सोसाइटी ने ये 1000 साल में समझा। आप कुछ मत कीजिए फकर भाई, यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 का 7 पैराग्राफ है, 7 सेंटेंस है, 7 पैराग्राफ है, वो पढ़ लें। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, उसमें से आप खाली 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 2, 2 क्लॉज 3, 2 क्लॉज 4 और 2 क्लॉज 5 पढ़ लीजिए। आप वो पूरे 1000 साल की ह्यूमैनिटी का निचोड़ है। यूएन चार्टर ये करता है कि वो यूज ऑफ फोर्स को प्रोहिबिट कर देता है इंटरनेशनल रिलेशन में। यही है यूएन चार्टर का टोटल क्रक्स, कि किसी भी प्रकार के विदेशी मामलों में या इंटरनेशनल रिलेशन में फोर्स कोई भी डिप्लोमेटिक हथियार नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर डिस्प्यूट तो होंगे, तो रिजॉल्व कैसे करोगे? वो कह रहे हैं आप नेगोशिएशन कर लो, मीडिएशन कर लो, आप जाकर के कोर्ट में बैठ जाओ, आप कहीं और चले जाओ, जो तरीका लगता है आप कर लो, लेकिन कोई भी कॉज हो, फोर्स नहीं यूज किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशन में। मैं यही बात पाकिस्तान को भी कहूंगा कि फोर्स को छोड़ दे, आप अपने कॉज को ना छोड़े, फोर्स को छोड़ दे, कि भाई द वे टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इज फोर्स। ये जब तक माइंडसेट रहेगा तब तक कोई वो नहीं होगा। तो अगर टेररिज्म से मिलकर लड़ना है तो सभी स्टेट्स को यूएन चार्टर को मानना पड़ेगा कि फोर्स in any form, in any manifestation, irrespective of the cause, is outlawed। नहीं यूज कर सकते हम, खत्म हो गया, फोर्स का जमाना गया। दूसरी चीज कि वेस्टर्न जो ब्लॉक के रिलेशन में बात है फकर भाई, वेस्ट इज फीलिंग द हीट। वेस्ट को यह पता चल चुका है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, बिकॉज कि रशिया को रोकने में वो फेल हो गए। अच्छा, रशिया और मैं टेररिज्म और यूज ऑफ फोर्स के माथे ये भी कह दूं कि हम लोग उतने बड़े जंगजू नहीं है जितने कि ये सेंट्रल एशियंस और ये लोग, इनसे बड़ा जंगजू कोई नहीं है। और रशिया अपना वर्ल्ड पावर और इतने बड़े बड़े मशीन, और वो यूक्रेन में जाके फंस गए।
अमेरिका दुनिया में वर्ल्ड पावर, ये है वो है, हम ऐसा कर देंगे, वर्ल्ड वॉर जीते हैं, ये वो है। इराक में जाके फंस गए, अफगानिस्तान में जाके फंस गए, वियतनाम में जाके फंस गए। बिल्कुल सबने देख लिया कि वॉर से कुछ नहीं होता, खाली बेचारे वो जो सोल्जर्स होते हैं हाई स्कूल इंटर पास, उनको तुम कुछ कुछ बिल्कुल सिखा करके भेज देते हो मरने के लिए, वो बेचारा जो है छाती पे गोली लेके मर जाता है, अपनी जो बिल्कुल जिंदगी है वो देख नहीं पाता। आप देखिए आज रशिया में सोल्जर्स की कमी है। मैं अभी मैं आपको बताऊं, मैं जब स्ट्रीट्स पे देखता हूँ तो वो लोग, मेरी से बातचीत हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, उसने कहा यार हम क्यों मरे जाके इस कॉज के लिए, हमको नहीं पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल मेरी जिंदगी है, मैं अपनी बिल्कुल वाइफ के साथ जीना चाहता हूँ, अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखना चाहती हूँ, मैं क्यों जाकर के उस कॉज के लिए मर जाऊं। तो यूक्रेन की वो टेरिटरी है, नेटो आ रहा है नहीं आ रहा है, मैटर को दूसरे तरीके से भी रिजॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल इससे लोकल लोगों को भी एक वो मिला। आज आप सोचिएगा फकर भाई, मैं बता रहा हूँ, चूंकि रशिया और इंडिया का जो रुपी है ना और रूबल वो एक बराबर है, 1 रुपए के बराबर ऑलमोस्ट 1 रूबल है, ठीक है ना। ओके ओके अब ये पानी मैंने लिया 500 ml यानी आधा लीटर। ये आपको जो किराने की दुकान होती है, आप तो गए हैं वेस्ट में, किराने की दुकान जी आपने जी बिल्कुल हाँ तो वहां पे ये मिल रही है आपको 70 रूबल, 70 रुपए में 500 ml, ठीक है। और वही चीज अगर आप पार्क वार्क में ले रहे हैं तो इसकी कीमत हो जाती है, लोग 200-200 रूबल में पानी की बोतलें बेच रहे हैं। खाने का हाल ये कि मैंने एक ये डब्बा कुछ फ्रोजन फूड लिया, वो जी जी 300-350 रूबल यानी 300-350 रुपए की चीजें हैं। तो फूड प्राइसेस इतनी इन्फ्लेशन में है कि जो मिडिल क्लास है उसकी कमर टूट चुकी है। 2 साल की बिल्कुल युद्ध के बाद ये नतीजा है। क्या मिला? ना तो नेटो ही सुधरा, ना तो आप ही सुधरे, तो फोर्स का तो जमाना गया फकर भाई। ये तो जो भी इस मुगालते में है कि हम ये टैंक बारूद बम गोला इकट्ठा करके अपनी बात मनवा लेंगे, उसको, उस देश को, उस सारे समाज को ये बात छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा। सो मेरा ये है कि वेस्ट को भी ये बात समझ जानी चाहिए कि अगर आप, मतलब अगर कोई कहे कि हम डेमोक्रेसी के लिए हिंसा कर रहे हैं तो ये भी उतना ही गलत है, वो भी टेररिज्म है फाइन कि फाइन हम तुम्हारे यहाँ जाके डेमोक्रेसी देंगे। अरे नहीं चाहिए डेमोक्रेसी आपकी भाई, टू हेल विद योर डेमोक्रेसी। उनको चाहिए होगी वो एग्जैक्टली खुद से समझ के, उनके समाज के समझदार लोग हैं, वो पढ़ लिख के बता देंगे कि भैया यही सही है। उनको खुद से सीखने दो ना। जब तक छोटा बच्चा होता है ना, जब तक वो गलतियां नहीं करता, जैसे मैंने आज कहीं बड़ा अच्छा पढ़ा, अनुभव यानी एक्सपीरियंस जो है वो ना खरीदा नहीं जा सकता, वो आपको भोगना होता है। जिसको हम अनुभव कहते हैं ना, वो हमारी जिंदगी के दर्द होते हैं, हमारी बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, समझ वही हमको एक्सपीरियंस कहते हैं। तो मैं बिल्कुल बस यही कहूंगा कि भाई आप ना डेमोक्रेसी के नाम पे यूज कीजिए फोर्स, ना रिलीजन के नाम पे, ना तो किसी आइडियोलॉजी के नाम पे। फोर्स किसी भी फॉर्म और कॉज के लिए आपको छोड़ना समझ पड़ेगा। डेमोक्रेसी भी कोई बिल्कुल ऐसा कॉज नहीं है कि आप चढ़ बैठे कि हम जाकर के डेमोक्रेसी फैलाएंगे अफगानिस्तान में, नहीं ठीक है कीजिए। जी एब्सोल्युटली राइट। और मेरे ख्याल में इस तरह के फोरम्स पे बात बेशक मैंने कहा करनी चाहिए, हर किसी का राइट है कि वो बात कर सकता है वहाँ पे अपने मुल्क को, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन अगर सोल्यूशंस की तरफ जाएं तो शायद ये वाला रीजन जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, चीन और अगर रशिया की भी बात की जाए साथ, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी पावर शायद दुनिया की कोई भी, बेशक यूरोप को हम ले लें, हम अमेरिका को ले लें, हम ऑस्ट्रेलिया को ले लें, कोई भी नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह कि पहले हमारे इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर सॉर्ट आउट हो जाते हैं और ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो जाता है, पाकिस्तान को इंडिया के हवाले से, इंडिया को पाकिस्तान के हवाले से जो गिले शिकवे हैं वो अगर खत्म हो जाते हैं और उनको यकीन हो कि हाँ भाई अब ठीक है, सुकून है, अब इस किस्म की कोई चीज हमें देखने को नहीं मिलेगी, अगर होती भी है तो उसको काउंटर किया जाएगा इनकी तरफ से भी और प्रॉपर तरीके से। और बल्कि मैं कहूंगा फिर हो ही नहीं सकती, चीन का के लिए भी यही कहूंगा, अफगानिस्तान के लिए भी, ईरान के लिए भी। लेकिन अगर ये वो वाली बात है कि शायद आइडियल सिचुएशन की हम बातें कर रहे हैं। खैर एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। मनाना फकर भाई, मनाना। थैंक यू सर, थैंक